Starting off with my first question. As you know, Iran is inclined towards getting a naval base on the coastline of Sudan, even though it's not in the mainstream at the moment. Will this be a big step? And if yes, what will be the West's reaction towards this? Yeah. So yeah, it's not really discussed in the mainstream. You're right. Let me just give you एक बहुत ही क्विक सी थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में. So इनका रिलेशनशिप सस्पेंडेड रहा है from 2016 till last year 2023. They've just resumed their relationship, Iran and Sudan. So एक 2016 में एक सऊदी एम्बेसी इन तेहरान उस पे एक अटैक हुआ. एंड आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि सुडानीज भी बीच इन्वॉल्व हैं. तो उसके बाद से इनका रिलेशनशिप इसेंशियली सस्पेंडेड था. लास्ट ईयर इन्होंने अपना रिलेशनशिप रिज्यूम किया है. एक तो ये कि एवर सिंस द रिजम्पशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इंस्टेंटली ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पे बढ़ना शुरू हो गया. सो दैट्स वेरी वेरी अपेरेंट. दे वांट टू हैव एक्सेस टू द पोर्ट. और उस पोर्ट का नाम इट्स वेरी क्वाइट सिंपली जस्ट कॉल्ड पोर्ट सुडान. उसका नाम ही पोर्ट सुडान है. तो वो वहां पे एक अपनी कोई बेस बनाना चाह रहे हैं. They've already started making inroads and they started making inroads the same month जब उन्होंने अपना रिलेशनशिप रिज्यूम किया. So that is dictated by कि जो सुडानीज गवर्नमेंट है वो एक सिविल वॉर वहां पे चल रही है. और ईरान ने सुडानीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए हैं विद ड्रोन्स, विद एम्यूनिशन. वो उनको मिलिट्री ग्रेड वेपन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है सिविल वॉर को लड़ने के लिए. सो ईरान का एक तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑलरेडी सुडान में थ्रू दैट रूट वो आना शुरू हो गया. ओरिजिनली ईरान ने डिमांड की थी एक हेलीकॉप्टर लैंड करने की बेस, जो कि सो फार द सुडानीज गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड. बट कितनी देर तक सुडान इसको रेजिस्ट कर पाएगा? आई मीन माय प्रेडिक्शन इज नॉट वेरी लॉन्ग. सुडानीज गवर्नमेंट इज वेरी वीक बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर. उनकी अपनी बड़ी लिमिटेशंस हैं. एंड सो इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर ईरान वहां पे कोई ना कोई अपनी परमानेंट बेस बनाना शुरू कर दे. ना उसकी रिpercussions क्या हैं? लेट्स से अगर तो वहां पे कोई बेस बन जाती है. एंड लेट मी आल्सो पॉइंट आउट, आई रिमेंबर रीडिंग अ न्यूज रिपोर्ट के Iranian authorities have already rented 17 apartments in Port Sudan. So वो 17 apartments तो एक तरह से उन्होंने अपनी टेम्पररी सी बेस, अपनी प्रेजेंस आप कह लो, वो तो ऑलरेडी उन्होंने वहां पे स्टैब्लिश कर ली है. Okay, now in the long run, what will happen is, or what can happen is, Port Sudan is a very important point along the Red Sea coastline. Red Sea coastline, जो कि आपकी African coastline है with the Red Sea. आपका जो if you look at the map of the Red Sea, तो southern part पे एक आपका choke point है, which is one of the major choke points, like naval choke points that we have, which is called it's called the बाबल मंदिब. बाबल मंदिब जो है वो आपका एक चोक पॉइंट है जो कि यमन की कोस्ट और जिबूती, दिस वेरी स्मॉल कंट्री, अफ्रीकन कंट्री कॉल्ड जिबूती, उनके बीच में एक चोक पॉइंट आपका वो बनता है. बाबल मंदिब, आई मीन आयरॉनिकली मीन्स द गेट ऑफ टेयर्स और द गेट ऑफ ग्रीवेंस. आई बिलीव वो भी शायद उसकी ट्रांसलेशन वो भी है. बट रिगार्डलेस, वहां से आपकी मेजर जो ऑयल सप्लाईज हैं थ्रू जो आपकी मिडिल ईस्ट से, पर्शियन गल्फ से होते हुए जो यूरोप की तरफ जा रही हैं, वो उसके थ्रू जाती हैं. वो आगे कनेक्टेड है आपके सुएज कनाल से. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका वो पॉइंट बनता है कि जहां से आपका वो ये ऑयल ऑयल की जो वो सप्लाई है वो जा रही है. ईरान, if you look at it from the point of view of कि ईरान particularly पोर्ट सुडान में क्यों बनाना चाह रहा है या वहां पे क्यों आना चाह रहा है. अगर आप इरानियन एसेट्स को देखो अलोंग और लाइक अराउंड द मिडल ईस्ट, तो एक वो आपको पता है हुथीज को फंड करते हैं इन यमन. सो दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ लाइक सदर्न जो आपके साइड है मिडल ईस्ट की. दे ऑब्वियसली बैक हिजबुल्लाह, सो दैट वुड बी लेबनान, सो दैट्स लाइक नॉर्दर्न साइड मिडल ईस्ट की. एंड ऑफ कोर्स लाइक वी नो अबाउट जो हमास के जो उनके साथ लिंक्स हैं. जो एक पॉइंट आपका एक तरह से रह जाता है वो आपकी वेस्टर्न साइड है, जो कि मिडल ईस्ट को एक तरह से पूरा इंसर्कल करती है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईरान, उनके लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है कि आप इस पूरे एरिया को इंसर्कल कर सकते हो. यू हैव हिजबुल्लाह एंड ऑब्वियसली ईरान इटसेल्फ है, बट लाइक यू हैव हिजबुल्लाह इन द नॉर्थ, यू हैव द हुथीज इन द साउथ, एंड वेस्टर्न साइड जो है वहां पे फिर आपके पास पोर्ट सुडान आ जाता है. एंड दैट गिव्स देम एन ओवरसाइज्ड इन्फ्लुएंस in the Red Sea,
in controlling the Bab al-Mandeb, in controlling oil supplies to Europe and beyond, and that just gives them a very prominent role वहां पे उसको influence करने के लिए उस region को. अभी आप क्योंकि देखो Iranian assets, if you want to call them that, they have been in the recent conflict have been very assertive. हिजबुल्लाह की तरफ से भी शुरू में अब तो उन पे खुद पे अटैक हो रहा है इसराइल से, लेकिन शुरू में उनकी तरफ से भी माइनर किस्म के ड्रोन अटैक्स वगैरह वो होते रहे. हूथीज ने भी एक दो दफा कोशिश की, वो सऊदी अरेबिया ने शूट डाउन कर दिया, बट बहरहाल दे डिड ट्राई. सो these are assets that are assertive. These are not docile in, assets in that sense. ईरान की अपनी तरफ से ऑफ कोर्स वी सी जो ड्रोन अटैक हुआ, फिर मिसाइल अटैक हुआ इसराइल पे. सो एक कंप्लीट एनसर्कलमेंट है if they get a foothold in Port Sudan. And that's a very strategic move. And will this be a big step, you ask me? Yes, it has the potential to be a very big step. Now, ईरान की obviously अपने limitations हैं. ईरान पे खुद पे भी sanctions लगे हुए हैं, उनके इकोनॉमिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं. To what extent will they be able to capitalize? Already वो थोड़े से overstretched हैं in not only maintaining their army, but supporting Hezbollah, supporting Hamas, supporting the Houthis. अगर वो एक और कोई इस तरह का रोल पोर्ट सुडान में करना शुरू कर दें तो वहां पे they'll be stretched a little further. Iran would also have to really see कि it doesn't get sucked into the Sudanese civil war. जो उनकी अपनी civil war चल रही है उसमें ईरान, other than just supplying the Sudanese government with weaponry, उसके अलावा वो वहां पे completely suck up ना हो जाएं उस conflict में. So it is a case of, potentially it could mean that Iran is being a little overstretched, but from a strategic point of view, it can be a very big step, yes. But as you've already mentioned, Iran, if it basically does this, would have most of the control over the Red Sea. And with the US and the West allow this, I mean, for them, this would be backstep towards their influence over the Middle East. So what do you have to say about this? Yeah, no, I mean, that's a major point of contention between Iran and, American folk, but not only the Americans, the Europeans as well. And not only the Europeans, potentially, like regional powers, like let's say Turkey. Turkey का भी एक बड़ा role है. It's not only in this conflict, but in managing, the Mediterranean Sea. उनका जो हिस्सा सुएज कनाल से करीब है, Turkey एक role वहां पे भी play करता है. We also know there's a permanent presence of an American fleet in the Mediterranean. So with all of their presence, and let me also point out, चाइना का भी वहां पे एक रोल है, क्योंकि चाइना अपने इंटरेस्ट को वहां पे सिक्योर करता है. चाइना के इंटरेस्ट इन अफ्रीका particularly are drastically and dramatically increasing, and so China needs to protect its own interests as well. Now, it might seem like Iranian and Chinese interests are converging, and to an extent that could be true as well. So they could sort of piggyback on each other when it comes to allowing Iran a foothold in Sudan. बिल्कुल वो भी हो सकता है. And but जो आपकी अमेरिकन फ्लीट की वहाँ परमानेंट प्रेजेंस है, of course they will not take this very lightly. Let me also say, अगर ईरान की वहाँ पे एक बेस बन जाती है परमानेंट, that also makes Iran the target of these rebel forces which are fighting the Sudanese government. And they could potentially start targeting Iran as well. Right now, Iran is very far away. Iran दूर से उनको weapons भी provide कर रहा है, and that's fine. It's an adversary जिसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते. But if they start to have a permanent foothold in Port Sudan, that will make Iran a target of these attacks as well. So Iran की तरफ से, yes, it's a very strategic move, but not without its own perils. Whether it is coming into direct confrontation with Western fleets just present there, absolutely, वो चीज हो सकती है. It will heighten tension in the region, and they will not take it very lightly. But it's something that Iran is willing to undertake. So I think they'll go for it. Thank you for your valuable insights. I'll move on to the next question. Pakistan is located at the cross borders of several global powers. How do you think Pakistan's global political position affects its foreign policy decisions? Yeah, I mean, as a question, it's very important, but I think
इसका बड़ा ट्रैजिक आंसर है, if I'm being honest. Um, Pakistan, unfortunately, has never had a coherent foreign policy to begin with. Your question is कि उसका हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमें क्रॉसरोड्स पे हैं, उसका हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इफेक्ट क्या है? Unfortunately, we don't have a coherent foreign policy to talk about. Um, देखो, बिफोर वी गेट इनटू कि हमारी ऑप्शंस क्या हैं या वो किस तरह का इफेक्ट हो सकता है, लेट मी जस्ट से कि हमारे फॉरेन पॉलिसी थिएटर्स हैं क्या? नंबर वन इज आवर ओन बैकयार्ड, सो दैट वुड बी साउथ एशिया, पर्टिकुलरली डोमिनेटेड बाय इंडिया एंड अफगानिस्तान. ये हमारे दो सेंसिटिव नेबर्स हैं. वी कैन लुक एट चाइना सेपरेटली बिकॉज एक हमारा उनके साथ एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है. बियॉन्ड दीज हमारे तीन मेन थिएटर्स हैं, which are the Middle East, एक बड़ी expat community वहाँ पे है, as well as relationship with Muslim countries, Europe and the US. ये हमारे मेन थिएटर्स हैं फॉरेन पॉलिसी के फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हैज नेवर हैड अ कोहेरेंट पॉलिसी जिसमें हम कैपिटलाइज कर सकें अपनी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग में. हमारे लिए ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजिशन है हैज सो फार प्रूव टू बी मोर ऑफ अ बर्डन देन एनी एसेट जिसको हम लोग कैपिटलाइज करें. एंड खास तौर पे जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम लोग उसमें इनेविटेबली सकअप हो जाते हैं. नाउ आई से दिस, बट लेट मी ऑल्सो पॉइंट आउट, हम लोग बड़े विलिंग सॉर्ट ऑफ विक्टिम्स भी रहे हैं इसमें. वी आर कंप्लिसिट इन दिस. वी कंप्लिसिट इन दिस इसलिए बिकॉज लाइक आई वाज सेइंग दिस अर्लियर, हमें कॉन्स्टेंटली सेवियर्स चाहिए. हमें सेवियर्स चाहिए कि कोई आए और आके हमें वो इम्पोर्टेंस दे, और वो इम्पोर्टेंस देने में हमें एड देना शुरू करे, और समहाउ हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरनाइट डिसअपेयर कर जाएं, और हम लोग अपने उस पोजीशन पे ऐसे कैपिटलाइज करें कि सारे के सारे जो हमारे मसले हैं वो कोई और आके हल कर दे, हमें खुद भी ना करने पड़े. वो कहें यार इनकी इनकी पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें इनके मसले जो है ना वो हल करने आगे. और लेट मी ऑल्सो पॉइंट आउट दिस एम्फेसिस ऑन कि हमारी पोजीशन बड़ी जियोपॉलिटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है. This is also rooted essentially in the two Afghan wars that have happened, एक 80s वाली और एक अभी जो सबसे रिसेंट वाली है. इस अफगान वॉर की वजह से हमें एक ये आइडिया हमने एक डेवलप किया है, ऑब्वियसली लेड बाय सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, कि हमारी तो कोई एक एलिवेटेड पोजीशन है दुनिया में, कि हम लोग, हमारी को बहुत स्पेशल पोजीशन है कि उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है और हमारे बगैर वो उसको रिजॉल्व कर ही नहीं सकते. And we have tried to squeeze as much as possible इसको यूज करके कि हम लोग जितने बेनिफिट्स उसमें से निकाल सकते हैं वो हम निकालें. Now what has happened as a result is कि we have ended up with a war economy. हमारी essentially एक सिक्योरिटी लेड वॉर इकोनॉमी है, जो कि जब हमारे नेबरहुड में वॉर चल रही होती है तो हम बेनिफिट करते हैं, हमें अटेंशन भी मिलती है. अब जो मैं भी अभी आप पिछले एक क्वेश्चन को आंसर करते हुए कह रहा था कि मेजर नॉन नेटो एलाय का हमें जो वो मिला हुआ स्टेटस, वो भी हमें अफगान वॉर के दौरान मिला. सो हम लोग कॉन्स्टेंटली उसी सर्च में हैं कि हमें कोई इस तरह की चीज हो जिसमें हमारे से बात करना, हमें इंक्लूड करना नॉन नेगोशिएबल हो जाए. नाउ दैट कैन नॉट बी योर फॉरेन पॉलिसी अप्रोच. ये आपकी अप्रोच नहीं हो सकती कि आप समहाउ एक डिल्यूजन के अंडर रह के अपनी उस पोजीशन को कैपिटलाइज करवाते रहो. क्योंकि हमारी जो पोजीशन है इस वक्त दुनिया में या साउथ एशिया में, उस पे अगर हम उसको कैपिटलाइज कभी भी हमने प्रॉपरली किया होता, रिएक्टिव तरीके से नहीं बट प्रोएक्टिव तरीके से, तो हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया होता, हमने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करवाया होता. वी हैव डन नन ऑफ दैट. We have only reacted to the events unfolding in Afghanistan. We've only reacted to global powers descending upon South Asia. और हमने अपने आप को बस इस तरह से पोजीशन करने की कोशिश की है कि हमारे बगैर तो आप ये चीज कर नहीं सकते. That is a flawed approach completely. हमें therefore what I'm saying is कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन जो हैं वो एक्चुअली नहीं अफेक्ट होती हमारी इन दैट सेंस हमारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे, क्योंकि हम उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाते. हाँ, हम रिएक्ट जरूर करते हैं उनको, हम रिएक्ट उन पे करते हैं, लेकिन रिएक्ट करना इज नॉट फॉरेन पॉलिसी. दैट इज नॉट अ प्रोएक्टिव असर्टिव फॉरेन पॉलिसी.
And therefore, we've never been able to develop our assets. We've never been able to assert ourselves. And the position that we have essentially is a burden. It's a burden जो कि हम लोग आज तक उससे consequences suffer कर रहे हैं, simply because we have been looking for saviors, and that's it. Thank you so much for your valuable insight. We'll be taking a break and continue later.